हाय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। मंडे का दिन है, बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक क्यूज हैं, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे खुलते ही हम रिएक्ट कर रहे होंगे। किसी रिलायंस से लेकर एचडीएफसी बैंक से लेकर आईसीआईसीआई बैंक तक ग्लोब में वो टैरिफ का सरदर्द फिर से आता हुआ, और उसके चलते जितना ग्लोबल मूड बिगड़ा हुआ है अभी देखेगा स्क्रीन पे, यूएस के फ्यूचर्स हो या एशियन पियर्स हो, सब दिक्कत में है। और उन सब का निचोड़ गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 180 पॉइंट हम भी दबाव के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। तो पिछला हफ्ता तो खैर जो वोलेटाइल था, सीमित दायरे में था, लार्जली कंसोलिडेशन था, लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत में मामला अच्छा खासा गड़बड़ा रहा होगा। तो मूड तो बिगड़ा हुआ है। ऐसे में कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने हैं? अब वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के समीकरण बैठ कैसे रहे उन स्टॉक्स में, उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, उसके लिए अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, या हम और आप मिलकर होमवर्क कर रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आशीष भाई साहब, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा है और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। और देखिए, मूड माहौल तो आपने बताया था, सुबह के शो में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि तकरीबन शायद 24% निफ्टी के जो वेटेज है इसका रिएक्शन है, बहुत सिग्निफिकेंट रिएक्शन। और खासतौर पर आप देखें तो एक तो 24% वेटेज वाले निफ्टी की कंपनीज के अर्निंग्स का रिएक्शन, और दूसरी तरफ ग्लोबल के डेवलपमेंट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यूएस के मार्केट्स में हमने देखा है कि फ्यूचर्स लगातार गिरावट दिखा रहे हैं, और इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिला। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो प्रेशियस मेटल जो हैं, सोने और चांदी, इनकी चमक लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो चांदी का हाल है, एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, क्योंकि अब पूरी तरीके से एक कोरिलेशन बन चुका है कि जब जब थोड़ी सी ग्लोबल अनसर्टिनिटी होगी, आपको बहुत बड़ा मूव आपको सिल्वर में नजर आएगा, और ये साफ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए गिफ्ट निफ्टी तो आपको जरूर 180 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो मेटल्स की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ग्लोबल क्यूज ऐसे हैं जो आज हमें डाइजेस्ट करने हैं। ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से आज थोड़ा सा डिफिकल्ट डे देखने को मिल सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में, इनफैक्ट ज़्यादातर अर्निंग्स वाली हैं। इनमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और स्टॉक की चाल नहीं है। शुरुआत सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक के साथ करूँगा। इसे ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब कुछ नेगेटिव भी हैं तो कुछ पॉजिटिव भी है। अब पॉजिटिव के लिहाज से आप देखें तो मार्केट ये कह रहा है कि जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला, ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है, और जो मार्जिन अपटिक है, मार्केट एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा था। वहीं आप देखें तो क्रेडिट ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी है, चाहे आप सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 3% देखें या फिर पिछले साल के मुकाबले 12%, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। हालांकि क्वार्टरली अपडेट में ऑलरेडी पता चल गया था। एचडीएफसी बैंक, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हाई से जो ये स्टॉक करेक्टेड है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो आज देखना होगा कि स्टॉक का रिएक्शन कैसा होता है। मुझे ये मार्जिन सरप्राइज पॉजिटिव लगा है, इसके लिए इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा दिग्गज है आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी आप रखेंगे खास फोकस, और जो प्रोविजनिंग हुई है इसके चलते ये प्रॉफिटेबिलिटी, वैसे तो सभी आईटी कंपनीज में भी हमने देखा है और बैंकिंग में भी हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा इम्पैक्ट है। नतीजे जो बॉटम लाइन है इसमें थोड़े से अनुमान से कमज़ोर आ जा रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि जो एमडी के टर्म को लेकर ओवरहैंग है ये ख़त्म हो गया, और इससे मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली ले रहा है। कल हम देख भी रहे थे कि स्ट्रीट पर जो बातें हो रही थी, ये रीअपॉइंटमेंट को लेकर मार्केट ज़्यादा उत्साहित है, ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है, और रिजिलियंट परफॉर्मेंस है। खासतौर पर आप देखें तो जो मार्जिन के फ्रंट पर है, और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि आप जो प्रीमियम वैल्यूएशन है आईसीआईसीआई बैंक किसी की वजह से कमांड करता है। तो आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, हाँ, बस ये है कि आईसीआईसीआई बैंक ने भाव में क्या क्या ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है, ये बात अपनी जगह, क्योंकि वो बड़ा आउट परफॉर्म कर गया अपने बैंकिंग पीयर्स को स्टॉक। पहला मैं रख रहा हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, एचएएल को। वीकेंड पे एक अपडेट आ रहा था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 रफाल जेट्स को प्रोक्योर करने का फ्रेंच मैन्युफैक्चरर डसॉ एविएशन से प्रोक्योर करने का प्रपोजल क्लियर कर दिया है। इंडियन एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक मैसिव कैटलिस्ट होगा। अच्छा, एक बात समझिए, मैं स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, इसीलिए बाबा स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि ये एक फर्स्ट फॉर्मल स्टेप होता है किसी भी मेगा डील को फाइनलाइज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये प्रपोजल जो है अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा, जिसको राजनाथ सिंह साहब चेयर करते हैं। और क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है ये, इसीलिए ये दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भी जा सकता है, जिसे पीएम मोदी हेड करते हैं। तो अभी सिर्फ
डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से हरी झंडी मिलने की खबरें हैं। साइज तो खैर कहूंगा नहीं, 3-3.5 लाख करोड़ का साइज हो जाएगा अगर वाकई हम 114 रफाल जेट्स खरीदने जा रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगले ही महीने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत दौरे पर है। अगर तो सब जगह क्लियरेंस मिल रहा है तो शायद उस समय ये डील अनाउंस की जा सकती है। इस तरह के न्यूज पैक्स थे। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्यों? भाई है तो आज भी एविएशन स्पेस का बिग ब्रदर यही। टाटा की भी आर्म्स हैं जिसको फायदा मिल सकता है, पर होना क्या है, अब मुझे लॉजिकली बिल्ट इन इंडिया पे फोकस हो रहा होगा, लॉजिकली इंडिजिनस कंटेंट पे फोकस हो रहा होगा, तो बहुत सारी कंपनीज फोकस में आ सकती हैं अगर वाकई ऐसी कोई डील हो रही हो। मैं अब वो इफ्स एंड बट्स के HAL के साथ ही चलता हूं, इन ग्रीन रखता हूं इसको। इंटरग्लोब एविएशन, भाई साहब वो जो एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने जांच शुरू करी थी, वो मैसिव डिसरप्शन जो हुआ था पिछले महीने की शुरुआत में, जिसके आसपास मेरा टिकट भी लगा हुआ था, मेरी धक-धक इतनी बढ़ गई थी कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। हालांकि लकीली तब तक मामला ठीक हुआ, उड़ गई थी, लेकिन वो 3 दिन कितनी बड़ी दिक्कत आई थी इस देश में। 2,500 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। किस तरह की स्टोरी इस चैनल पे हमने हाईलाइट करी थी, कितना पेन हुआ था लोगों को। DGCA ने फाइनली ऑर्डर जारी कर दिया है, पेनल्टी लगा दी है 22 या 22.2 करोड़ की, ये जुर्माना लगा है इन पे। तो बच गया, मैं तो कहता हूं 22-22.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो हो गया भाई मामला रफा दफा। अब तो हवाई जहाज भी ठीक ठाक उड़ने लगे हैं, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। वो सरदर्द निकल गया, वो पेनल्टी इंपोज हो गई। मुझे लगता है इंटरग्लोब बच गया। इन ग्रीन रख रहा हूं स्टॉक के लिए। हालांकि लगानी तो जितना पेन हुआ ना लोगों को, और जितना इन्होंने मिस कैलकुलेशन करा, जितना इन्होंने सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लिया, उस लिहाज से तो उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। खैर, मैं इंटरग्लोब का ग्रीन रख देता हूं, पिटा हुआ स्टॉक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंटरग्लोब ग्रीन में सब आप रेड आप रखिएगा स्टॉक्स को। ट्रेड वेट के समीकरण मुझे आइडिया नहीं। अगले दो कौन से भाई साहब? अगला भी बैंक है, यस बैंक की बात करते हैं। और यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखें तो सिर्फ बॉटम लाइन देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बढ़िया लगेगा, लेकिन जो कोर ग्रोथ आनी चाहिए वो क्रेडिट ग्रोथ की तरफ से आनी चाहिए। और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि सिर्फ 5% की जो ग्रोथ है बहुत ही सुस्त है, बड़ी कमज़ोर है, एनेमिक टाइप की ग्रोथ यहाँ पर बताई गई है। और रिटेल सेगमेंट में भी थोड़ा सा ड्रैग यहाँ पर देखने को मिला। और ये बता रहे कि जो NPAs की रिकवरी हो रही है इससे थोड़ा सा है। कुछ ब्रोकरेज हाउस इसे टर्न अराउंड बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि ग्रोथ बड़ी धीमी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से FY 27 की प्राइस टू बुक देखें तो ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा लग रहा है। अब शुक्रवार को ऑलमोस्ट 2-2.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। चार्ट हालांकि देखकर मन नहीं करेगा कि इसे इन रेड रखूं, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी ये है कि ऑफ हाइज का एक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिले ग्रोथ कंसर्न्स को लेकर। इसी के चलते यस बैंक इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूं। अगला स्टॉक है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। हालांकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है शुक्रवार को, लेकिन इसके नंबर्स बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और नंबर्स अगर आप देखें तो खास बात ये होती है कि अब तक के क्वार्टरली अर्निंग्स के लिहाज से ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। तो अगर आप नेटवेब के नंबर्स देखें तो क्वार्टरली लिहाज से मैं देख रहा हूं कि अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर आपको टॉप लाइन के लिहाज से देखने को मिली है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी एबिटा, ये तिमाही आधार पर अब तक का सबसे बेस्ट है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो सीक्वेंशियल तौर पर और पिछले साल के मुकाबले गिरावट यहां पर देखने को मिली। 15% से घटकर 12% हो गए सीक्वेंशियली, और 13% थे पिछले साल, जो कि अब घटकर हो गए 12%। लेकिन मुनाफे की बात करें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 30 करोड़ से 73 करोड़ का आंकड़ा आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला है। सीक्वेंशियली भी ऑलमोस्ट 30-31 करोड़ का पैट था। यानी नंबर्स हिस्टोरिकली काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। और चार्ट भी इसका बड़ा गजब है, 5% की तेजी ऑलरेडी शुक्रवार को आ चुकी है। इसके चलते नेटवेब इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। हाँ, नेटवेब टॉप लाइन ग्रोथ सॉलिड है। अगले दो में अब आइए भाई साहब, इंजीनियर्स इंडिया को मेंशन करता हूं। वीकेंड पे अपडेट आया कि इन्होंने $350 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी रिफाइनरी डैनगोटे के लिए। अच्छा, इसका मेरे ख्याल से फेज 1 का जो काम था वो भी EIL ने किया था। अब ये अफ्रीका की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है ना, मैसिव केपेक्स करने की तैयारी कर रही है। इस समय 6.5 लाख बैरल्स पर डे की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, बढ़ा के
14 लाख बैरल्स 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से पॉलीप्रोपिलीन प्रोडक्शन वगैरह भी खूब ज्यादा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। उसी के लिए इन्होंने फिर से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप करा है। इसीलिए ईआईएल के लिए अब तक के फॉरेन ऑर्डर्स में सबसे बड़ा मेरे ख्याल से इसी डैंगोटे रिफाइनरी का था, और फिर से एक मैसिव ऑर्डर ईआईएल बैक करता हुआ। हालांकि पता नहीं फ्राइडे को अच्छा खासा दबाव के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो वॉच पे रखिएगा। खबर तो वीकेंड पे जो आई है अच्छी खबर पे थम्स अप है। सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सीजी पावर को भी अपने ऑर्डर बैक करने की खबर पे यूएसए की टॉल ग्रास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन से 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक लार्ज स्केल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है, उसके लिए इसको ऑर्डर मिल रहा है। ये ग्लोबल डेटा सेंटर सेगमेंट में सीजी पावर की पहली बार एंट्री, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स हो गया है डेटा सेंटर का ग्लोबली। और इतना बड़ा सिंगल ऑर्डर सीजी पावर ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट का पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए अब तक नहीं जीता है। मैं इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। मैं ईआईएल को अफ्रीकन ऑर्डर पे, सीजी पावर को अमेरिकन ऑर्डर पे ग्रीन रख रहा हूं। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक है और दोनों इन रेड है। एक एईआई इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर आप रखिएगा नजर, क्योंकि शुक्रवार को नतीजे आए थे पॉलीकैप के। ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग के समय ही आए थे इसके नंबर्स, और मार्केट ने रिएक्शन दिया था नेगेटिवली। स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली थी। अब वायर कंपनीज जो है, इनमें एक दिक्कत के कारण ये हो रही है कि जो कॉपर के प्राइजेस का सर्ज देखने को मिला है, एक ग्राहकों तक पास ऑन करने के लिए थोड़ा सा एक लैग होता है। अब इस लैग के चलते यहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन्स में गिरावट है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ पॉलीकैप की ब्रोकरेज हाउस बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज, एक तो मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा कमजोर है। 170 अंकों की गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी पर नजर आ रही है, और बड़ा स्वाभाविक हो गया कि अब ये जो कॉपर के प्राइसेज हैं ये थोड़ा सा बॉदर करेंगे। इसके चलते केईआई इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। अगला स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजीज, और ये स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ निराश ही कर रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। एक तो इसका लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आ रही है। अब मार्जिन्स के लिहाज से देखें तो लोएस्ट एवर क्वार्टर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। अर्निंग्स में भी अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर ये स्टॉक चल भी जाए तो ऑफ आइस के एक्शन आपको ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लोग अटके हुए हैं। आईपीओ के समय का जो हाइप था पूरी तरीके से गायब हो चुका है। तो टाटा टेक इस स्टॉक को भी रखा है इन रेड। अच्छा भाई, ये दो बैंक्स, दो सरकारी बैंक्स पे यूको बैंक ग्रीन है भाई। साल दर साल हेडलाइन नंबर्स, एनआईआई में 11.25% का जंप, कारोबारी मुनाफा 6% बढ़ा और शुद्ध मुनाफा 15.5% बढ़ा। हेडलाइन नंबर्स डिसेंट हैं एनआईआई और मुनाफे के। एडवांसेस में 17.25% का जंप, डिपॉजिट्स 10.5% से ज्यादा बढ़े, और उसमें भी कासा 11.5% बढ़ा, यानी कि कासा मोबिलाइजेशन स्ट्रांग था। सीक्वेंशियली एनआईएम्स में 3.08% से बढ़ के 3.27%, यानी कि 19 बेसिस पॉइंट्स का जंप है। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए हो, नेट एनपीए इंप्रूव हो रहा है। 29 पे स्टॉक है। Q3 के एंड पे एक्चुअल बुक वैल्यू पर शेयर 20 के ऊपर की बैठ रही है। फ्यूचर प्रोजेक्शन ले ही नहीं रहा हूं। मुझे लगता है यूको बैंक अपने अच्छे नंबर्स पे इन ग्रीन रहना चाहिए, पर बाजार का मूड थोड़ा सा दिक्कत वाला है। दूसरा पंजाब एंड सिंध बैंक, एक शेड यूको ज्यादा बेहतर है, एक शेड उसके नीचे आई है, ये भी इन ग्रीन रख रहा हूं। एनआईआई में 5% का जंप, कारोबारी मुनाफा 22.5% का जंप, शुद्ध मुनाफा 19% का जंप। साल दर साल ये हेडलाइन नंबर्स आपके लिए। एडवांसेस 15% बढ़े, डिपॉजिट इसके 9-9.5% बढ़े, उसमें कासा 8.25% बढ़ा। इसलिए यूको का कासा ओवरऑल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग था। वो दिखा रहा है कि आपने सस्ता पैसा जुटा लिया था। पंजाब एंड सिंध बैंक का डिसेंट है। एनआईएम्स इसके फ्लैट है। डिफेंड 2.60 वाले 2.59 पे 1 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, इसकी भी अच्छी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट बैठ रही है, तो इसको ग्रीन रख रहा हूं। लेकिन यूको इससे एक शेड बेहतर दिखेगा आपको, एटलीस्ट नंबर्स के पर्सपेक्टिव में। 6 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिमाद्री स्पेशलिटी और यहाँ पर भी नंबर्स का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया नंबर्स हैं। खासतौर पर आप देखें तो टॉप लाइन 1141 करोड़ से 1184 करोड़ देखने को मिली है। एबिटा जो कि 221 करोड़ का था वो 243 करोड़ देखने को मिला है। मार्जिन हालांकि 100 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन है, तकरीबन 1% का, यानी 19% से बढ़कर 20% के मार्जिन आपको देखने को मिले। मुनाफा 141 करोड़ से बढ़कर 192 करोड़, यानी हर पैरामीटर पर आप देखें तो ठीक ठाक बढ़िया नंबर्स हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी ये स्टॉक ज़्यादा चला हुआ भी नहीं है, तो इसके चलते स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक स्टॉक है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स, क्योंकि नतीजे इतने सारे आए थे तो थोड़ी सी लिस्ट में डाइवर्सिटी भी रखनी पड़ती है। KRN हीट एक्सचेंजर्स, यहाँ पर आप नज़र रखेंगे, ये स्टॉक हालांकि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से देखने को मिली है, जहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। अब देखिए स्टॉक लुढ़क कर आ गया 705 पर और इनका जो टारगेट है 820 रुपये का है, यानी इस भाव से अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बता रही काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं। गवर्नमेंट का PLI के तौर पर सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो ऑपरेटिंग लेवरेज है इससे आगे जाके मार्जिन्स में और बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ब्रोकरेज हाउस का भरोसा ICICI सिक्योरिटीज़ का KRN हीट पर बढ़ता जा रहा है, इसी के चलते इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अगले दो भाई साहब, अच्छा पॉली मेडिक्योर रेड लेके जा रहा हूं, सिर्फ इस पिटा हुआ स्टॉक है। जरा साल का चार्ट उठाइएगा, लोस पे आके भी स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने फ्राइडे को 9.5 लाख शेयर्स इसके 1645 के भाव पे बेचे। स्टॉक का हाल देखिए और उस पे KFIs का एग्जिट देखिए। हालांकि मुझे नहीं पता बायर कौन है, अगर बायर में दम होता तो फ्राइडे को वो स्टॉक चल रहा होता, लेकिन ठीक है, मैं रेडी लेके चलूंगा इसको। पॉली मेडिक्योर को थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। अब वो चल गया वल गया बात अलग होती है। एक दिग्गज FI इस तरह के पेन वाले स्टॉक से अभी भी निकलने के मौके ढूंढ रहा है, इसलिए आप भी थोड़े से कॉशियस रहिए। पर बहुत ज़्यादा एमुलेट नहीं करना चाहिए किसी फंड को या किसी दिग्गज इन्वेस्टर को, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। पर फिर भी रेडी रहेगा जो डेवलपमेंट्स अपने पास हैं। वन साइड ऑफ द डील अपने को पता है सेलर कौन था। बजाज हेल्थ केयर को ग्रीन ले जा रहा हूँ, ये बहुत वोलेटाइल रहता है, कभी एकदम से बहुत अच्छा, कभी एकदम मामला गड़बड़ाता है। इसका इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि इसका Q3 का परफॉर्मेंस, Q3 के रिजल्ट्स आए थे फ्राइडे को बंद होने के बाद से, तो हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आय में 31% का जंप, EBITDA 42% बढ़ा, मार्जिन 17.5 वाले 19%, टू बी प्रिसाइज 17.6 वाले 19.1, 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 34% बढ़ा। बजाज हेल्थ के नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, इन ग्रीन कर दिया। आखिरी के दो कौन से भाई साहब? आखिरी के दो एक और बैंक है, इतने सारे बैंकों के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। RBL बैंक है और RBL बैंक में आप देखें तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। जो एनालिस्ट की कमेंट्री में देख रहा हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तो क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा एलिवेट हुआ, ये ब्रोकरेज हाउस को पसंद नहीं आया, और जो अर्निंग्स आई हैं ये ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से 9% कम है, लेस देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिली है। और जो पोर्टफोलियो क्लीन अप इन्होंने किया है, इसके चलते बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। तो इनफैक्ट हो सकता है कि RBL बैंक अगर तेज़ी के साथ खुल भी जाए तो तेज़ी कितनी टिकेगी इसके ऊपर बड़ा संदेह है। RBL बैंक इस स्टॉक को इन रेड लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है विप्रो, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। हालांकि यहाँ पर देखें तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अगर आप एडजस्टमेंट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनलाइन नंबर्स हैं, लेकिन जो डील बुकिंग आई है ये थोड़ी सी निराशाजनक देखने को मिली है। और ख़ास बात है कि जो मार्जिन्स के आंकड़े हैं ये भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट नोमरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस भाव पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। इसी के चलते हो सकता है कि विप्रो इस स्टॉक में आपको थोड़ी सी गिरावट नज़र आ जाए, इसको रखा है इन रेड। लास्ट के दो भाई साहब, दोनों रिजल्ट्स, दोनों अच्छे नंबर्स, पर दोनों स्टॉक्स अपने हाईस पे खड़े हुए हैं। तो कितना भाव में फैक्टर्ड इन है वो देखना पड़ेगा, इसलिए स्टॉक की चाल देखेंगे कैसी रहती है, सिर्फ रडार रखेंगे। अच्छे किसके नंबर्स? JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, आय 14% बढ़ी, EBITDA 16.5% बढ़ा, 16.25% बढ़ा, मार्जिन्स में 60 और 80, 140 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 22% बढ़ा। नंबर्स तो अच्छे हैं पर स्टॉक बहुत कुछ डिस्काउंट कर रहा है ऐसा लगता है, इसलिए सिर्फ वॉच पे। ऐसे ही वो महिंद्रा द्वारा एक्वायर्ड कंपनी जो हो गई SML इसूजू, अब SML महिंद्रा है, गजब नंबर्स हैं। खैर इसके तो ऑटो सेल्स के मंथली अपडेट्स ही दिखा रहे थे कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। आय में 62% का जंप, EBITDA
मेरे ख्याल से 5.5 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़, मुनाफा 50 लाख से बढ़ के 17.5 करोड़। नंबर स्ट्रांग है, पर ये स्टॉक भी बहुत कुछ, मेरे ख्याल से हाईज ही साल के 4700 के आसपास के, वहीं खड़ा हुआ है आके। तो ये दोनों वो नंबर्स हैं जिनके नंबर्स थम्स अप है, पर स्टॉक की चाल पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। 10-10 पूरे कर लिए हमने। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं 10-10 स्टॉक्स का एक बढ़िया सा रैप अप आपके लिए।